सो अपना अगला टॉपिक है द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। हमने एक्सियल लाइन पे तो फाइंड कर लिया, अब इक्वेटोरियल प्लेन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हमें बेसिक टर्म्स चेक करने हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सेपरेशन इज टू वे, करेक्ट स्टेटमेंट अपने पास, ये टर्म ए हो गया। अब यहाँ पे जो टर्म मिला, सपोज मैं इसको भी कुछ राइट एंगल बना सकता हूँ क्योंकि इस पॉइंट पी पे मुझे फाइंड करना है, किसके इन्फ्लुएंस से फाइंड करना है, एक बार पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और एक बार नेगेटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस से मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो बेसिक टर्म्स हमें पता होना चाहिए, लेकिन ये वाला डिस्टेंस अपने पास तो है ही नहीं। तो पूछोगे सर कैसे मिलेगा, तो बेसिक है कि ट्राइंगल जो ड्रॉ किया, तो ट्राइंगल जब ड्रॉ किया दैट मींस पाइथागोरस सर का काम आ गया यहाँ पे। दैट मींस डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। दैट मींस ए का स्क्वायर हो गया, ए का स्क्वायर अपने पास तो एज इट इज है, ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये अपने पास इसकी वैल्यू मिल गई रूट में, क्योंकि जो स्क्वायर होगा उसका भी इसको हम क्या करेंगे, रूट में ट्रांसफर करेंगे। अब अपने पास डिस्टेंस मिल गया, ठीक है। अगर डिस्टेंस को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ इस तरीके से, अगर मैं ट्राइंगल इसको ए बी सी लेता हूं तो ये ट्राइंगल ए बी की वैल्यू मुझे क्या कैसे देगा, तो ए बी स्क्वायर लिखेंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख सकता हूं, अगर रूट इस साइड जाएगा दैट मींस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब मुझे इस पॉइंट पी पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। जब उस पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, बेसिक एज पर द डेफिनेशन, एज पर डेफिनेशन। सो व्हाट वाज दैट, E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास चार्ज क्या है, दो, एक पॉजिटिव है और एक क्या है, निगेटिव। तो यहां पे लिख देना है ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों के जब इन्फ्लुएंस की वजह से हम फाइंड करेंगे तो अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी लाइक E प्लस क्यू के लिए अगर मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस, क्योंकि चेंज हो रहा है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों का सेम ही होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है भाई साहब यहाँ पे। अब ये जो प्रॉब्लम हुआ इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दिया क्योंकि अपने पास आर स्क्वायर था, मैंने यहाँ पे पहले सिंपल कर दिया। अब जब टर्म हुआ, जब ये टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो किसके लिए हुआ, पॉजिटिव के लिए। अब इसी तरीके से मुझे किसके लिए फाइंड करके लिखना पड़ेगा, नेगेटिव के लिए। सो ई नेगेटिव इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डिस्टेंस दोनों के पॉइंट पे क्या है, सेम है। अपने पास ये प्लस और माइनस की वैल्यू मिल गई। अब जिस पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना वो पॉइंट देखो, कौन से पॉइंट पे फाइंड आउट करना है भाई साहब, पी पे फाइंड करना है कि पी पे अपने पास नेट जो चार्ज होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होने वाला है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक ई एट पॉइंट P ऑन इक्वेटोरियल प्लेन लिख दिया हमने। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, एक क्या होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा, दूसरा क्या होगा नेगेटिव चार्ज की वजह से होगा। अब अगर मैं सिंपल करूँ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर जब इस कंडीशन में हमें देखना है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट कर रहे हैं, तो मतलब हमारे पास ऑप्शन बचा ही नहीं कि मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को कंसीडर कर सकता हूं। सो हम एक्सिस पे जो कंपोनेंट है वो कंसीडर करेंगे। सो एक्सिस पे कौन सा कंपोनेंट थीटा की वजह से कॉस थीटा है। सो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस कॉमन कर लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू क्या हो गया, कॉस थीटा। अब क्या होगा, वो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल हो रहे थे, एक्सियल कंपोनेंट्स नहीं कैंसिल हो रहे थे ना। जब इसको हम कॉस थीटा की वैल्यू भी अगर मुझे फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कॉस थीटा। बेसिक्स पे आओ, हमेशा मैं बोलता हूँ अगर हमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड टर्म्स देखने हैं समझने तो बेसिक्स पे आओ। तो कॉस थीटा मतलब थीटा या थीटा के सामने परपेंडिकुलर हुआ और अपने पास टर्म्स क्या है, अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज बेस, ए क्या हो गया अपने पास, बेस हो गया, हाइपोटेनियस क्या है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये क्या हो गया, इसका रूट हो गया, रूट है ना, हाँ, तो 1/2 मैंने लिख दिया। ये अपने पास किसकी वैल्यू मिल गई, कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई। अब इसी को हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करके लेके आगे आना। अब मेरा जो इक्वेशन उसमें वैल्यूज पुट कर सकता हूँ। सो अपने पास माइनस एज इट इज। अब यहाँ पे जो प्लस क्यू की वैल्यू है दैट इज के क्यू अपॉन
आर प्लस ए स्क्वायर का आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टर्म्स क्लियर है, प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टर्म्स क्लियर। अब cos थीटा की वैल्यू जस्ट अभी हमने फाइंड आउट की, ये अपने पास किसकी वैल्यू हो गई, cos थीटा की वैल्यू हो गई। अब ये वैल्यू हमें क्या करना है, वहीं पे पुट कर देना है। दैट मीन्स cos थीटा की वैल्यू क्या मिली थी अपने को, a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/2, क्योंकि रूट था वहां पे। अब ये दोनों टर्म्स जब ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, -2kq अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2। अब दोनों के दोनों टर्म्स में कुछ सिमिलरिटीज आ रही है। सो बचपन में पढ़ा होगा क्लास 8 में एक्सपोनेंट एंड पावर, सो a की पावर m है ना, ठीक है, इंटू a की पावर n, तो क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस n। दोनों टर्म्स यहाँ पे क्या है, सेम है, तो दोनों की पावर्स अलग अलग है, तो उनका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। सो अपने पास जो टर्म मिला दैट विल बी लाइक -2kqa अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 + 1/2। तो ये टर्म क्या हो गया अपने पास, 2kqa अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 माइनस में। और हमें पता है कि जो डायपोल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपको अच्छे से पता है। सो P = 2aq। अब फिर यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। सो ये क्या हो जाएगा k, क्योंकि 2aq ये टर्म्स क्या हो जाएंगे, 2aq अलग हो जाएगा। सो kp अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 माइनस में हो गया, अपने पास टर्म आ गया। ये टर्म हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया कि ये किसकी वैल्यू हो गई, अब अपने पास e की वैल्यू हो गई। अब जब e की वैल्यू मिले तो यहाँ पे भी एक केस आएगा कि सर, जब पिछले वाले केस में हमने डिस्कस किया कि अगर r की वैल्यू a से बड़ी हो रही, तो हम a को r की वैल्यू a से क्या हो रही है, बहुत बड़ी हो रही है, तो हम a को क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो इस केस में भी हमें वही चीज कंसिडर करना है कि अगर r की वैल्यू a से क्या हो रही है, बहुत बड़ी हो रही है, तो वहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, नेग्लेक्शन। तो यहाँ पे लिख देना है नोट के तौर पे, नोट इफ r इज वेरी ग्रेटर देन a। तो भैया यहाँ पे भी वही कहानी आ गई ना, जब r की वैल्यू a से क्या होगी, बहुत बड़ी होगी। बहुत बड़ी मतलब हमें भी इस केस में क्या करना पड़ेगा, उसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। सो ये क्या हो जाएगा अपने पास, बेसिक टर्म्स अगर लिखूंगा मैं तो इक्वल्स टू e की वैल्यू लिखो kp अपॉन आर स्क्वायर इंटू 3/2, क्योंकि a की वैल्यू क्या 0 ले ली मैंने, नेग्लेक्ट कर दी। सो 2 से 2 कैंसल, तो अपने पास जो वैल्यू मिली अपने पास e की, E इक्वल्स टू -kp अपॉन r³। ये हो गया अपने पास फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। ओके, ये फॉर्मूले से हमें क्या करना है, उनको सॉर्ट आउट करके अपना जो आंसर होगा वो लाना है। केस डिपेंड करता है कि अगर r की वैल्यू a से बड़ी हुई तब ये, अगर r की वैल्यू a से लगभग थोड़ी बहुत क्लोज में है तब जाके ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो हम आगे अभी ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे तो अपने आप आइडिया आएगा कि वो हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसकी वैल्यूज को अपने सिंप्लीफाई कर सकते हैं।